नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामावतार शर्मा ने सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भिवानी हलचल की टीम को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिड डे मील से लेकर पुस्तकें, ड्रेस और 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के अलावा डिजिटल बोर्ड और साइंस लैब और लाइब्रेरी की सुविधाएं भी इन बच्चों को दी जाती है, जिसके चलते उनका सर्वांगीण विकास होता है। डीओ रामावतार शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जैसे मिड डे मील है, SC/BC और BPL छात्रों को पुस्तकें फ्री दी जा रही हैं। वहीं पहली से 8वीं तक के बच्चों की कोई फीस भी नहीं ली जाती और ना ही कोई फंड लिया जाता है। सरकारी स्कूल में छात्र को वर्दी भी दी जाती है। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है वो अब मॉडल संस्कृति स्कूल में बदल चुके हैं। हर एक ब्लॉक के अंदर एक स्कूल बनाया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी छात्रों को दे रहा है, जैसे मिड डे मील है, SC/BC BPL छात्रों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, फ्री पुस्तकें हैं पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। पहली से 8वीं तक के बच्चों के से कोई फीस वसूली नहीं जाती, कोई फंड वसूला नहीं जाता। सरकारी स्कूल में छात्रों को दिया जाता है, कुछ लिया नहीं जाता। सभी बच्चों को स्टेशनरी पहली से 8वीं तक स्टेशनरी मुफ्त है, वर्दी मुफ्त है। ये फैसिलिटीज़ बच्चों को दी गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, अब मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए गए हैं। हर ब्लॉक के अंदर एक मॉडल संस्कृति स्कूल सीनियर सेकेंडरी बनाया गया है और 68 मॉडल संस्कृति स्कूल प्राइमरी स्तर के चल रहे हैं, जिनमें डिजिटल क्लास रूम्स हैं, डिजिटल बोर्ड पर शिक्षक पढ़ाई करवाते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्कूल हैं। अध्यापकों की भर्ती भी वहाँ पर छांट कर की गई है और अनेक सुविधाएं जो है विद्यालय में समय समय पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। विद्यालयों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब और एस्ट्रोनॉमी लैब भी बनाई गई हैं और कई विद्यालयों के अंदर लाइब्रेरी की इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। सरकारी स्कूल के अंदर वैसे तो जो अध्यापक हैं बहुत ही काबिल होते हैं, क्योंकि वो HTET क्वालिफाई करके बनते हैं, उसके बाद एक और स्क्रीनिंग टेस्ट में से गुजरते हैं और उसके बाद इंटरव्यू फेस करके बनते हैं। तो बहुत ही काबिल अध्यापकों की टीम है सरकारी स्कूलों के अंदर। और आजकल पढ़ाई का माहौल जो हम निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग भी बढ़ा रहे हैं। हमारे BRP हैं, ABRCs हैं, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत तैनात किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी हैं, डिप्टी DOs हैं। हम सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करते हैं और विद्यालय के अंदर बेहतर पढ़ाई का वातावरण बनाने की प्रयास कर रहे हैं। 68 मॉडल संस्कृति स्कूल प्राइमरी के चल रहे हैं, जिनमें से डिजिटल क्लास, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई कराई जाती है। उन्होंने कहा कि अनेक सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार के द्वारा काफी स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा भी दी गई है। वहीं बच्चों के लिए विज्ञान की लैब भी लगाई गई है। हमारी जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो डिफरेंस है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को एक एस्ट्रोलॉजी लैब जो नया वो आया है वो हमारे स्कूल में है। बच्चों को जिससे कि ज्योग्राफी और जो साइंस के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको कि स्पेस के बारे में जो हम अभी वर्बली पढ़ाते थे, थ्योरेटिकल पढ़ाते थे, वो हम प्रैक्टिकल रूप में बच्चों को सारी चीज़ें बता सकते हैं। और स्पेस में जितनी भी मून्स है, गैलेक्सीज है, वो सारी बच्चों को हम प्रैक्टिकल टेलीस्कोप से दिखा के बच्चों को हम प्रैक्टिकल वे में हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं स्कूल में। हमारे यहाँ जितना भी सारा प्रोजेक्ट बेस्ड है, जो भी ये बच्चों की पढ़ाई है वो हम प्रैक्टिकल करवा के उसके बाद बच्चों को कर दिया। प्रैक्टिकल किया बच्चा भूलता नहीं है, जो उसने हाथ से काम किया हुआ है वो उसको कभी नहीं भूलता। और दूसरा जो है, हमारे यहाँ रोबोटिक्स की क्लासेज भी चलते हैं, जिसमें बच्चे नए नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीखते हैं, जैसे कूड़ा उठाने की मशीन है और कुछ ये बच्चे खुद अपने हाथ से बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को हम आगे गवर्नमेंट जो इंडिया है उसमें उस प्रोजेक्ट को भेजेंगे कि बच्चे ये बनाए। इस मशीन से सरकार को या गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ें भी हमारे स्कूल में जो है प्राइवेट से अलग जो है वो सिखाई जाती हैं। दूसरा जो हमारा मेन जो है कि डिसिप्लिन और ये जो है वो कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा अच्छा है हमारे यहाँ पे। बेंचेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो हम टाइम टू टाइम बच्चों को बताते रहते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया
कि नेशनल वैक्सीनेशन डे से बच्चों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है और 28 दिन के अंतराल के बाद इन्हें दूसरी खुराक भी दी जाएगी ताकि बच्चों पर इस महामारी का असर न हो। मैं आज वैक्सीन लगवाने आया था, इसलिए आज सभी को लगवाए, वो महामारी से बचना चाहिए। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, वैक्सीन लगवाई है मैंने, आज सबको वैक्सीन लगानी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे है और हर सब सेंटर पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर हम नेशनल वैक्सीनेशन डे मना रहे हैं। ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे पर जो हमारी नई वैक्सीन आई है कोर्बेवैक्स, ये वैक्सीन आई है और ये जो वैक्सीन है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए लगाई जानी है, जिसकी 15 मार्च 2000 जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो, उसके ऊपर के जो बच्चे सारे एलिजिबल हैं। इसकी हमारी नई वैक्सीन की जो डिमांड थी वो आ चुकी है और इसकी जो गैप है 2 डोज लगनी है, उनके दोनों डोजों के बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए। तो सारा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है और जो टीम जो बननी है वो भी ऑलरेडी बनी हुई है। इसकी बस ये प्रिकॉशन यही रखना है कि ये जो वैक्सीन है ये अलग वैक्सीन है, इसका स्टॉक में मेंटेन करना, इसकी लाइन अलग होना, इसका सारा प्रावधान अलग किया जाएगा। और हमारी टेंडेंसी ये भी रहेगी कि जो स्कूल में हैं बच्चे, स्कूल में भी हम कैंप ऑर्गेनाइज करके उनको जल्दी से जल्दी उनका टारगेट पूरा करेंगे। के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये एक रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं और काफ़ी ट्रायल के बाद ये लॉन्च हुई है। इसमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना होता। हमारी हेल्थ की टीम साथ में है, तो जो बच्चों का स्कूल में जाते हैं उनके हम सुविधा के लिए स्कूल में ही कैंप लगा रहे हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को मोटिवेट करवाएं और उसको वैक्सीनेशन का पूरा करवा करके कोरोना विरोधी का चक्र को मजबूत करें। हाल ही में पिस्टल पॉइंट पर 3 गाड़ी चालकों से रुपए छीनने के मामले में सीआईए स्टाफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मामले में सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ गारनपुरा खुर्द से इन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 3 मार्च को अपने गाड़ी में लकड़ी लेकर गांव बनहाई राजस्थान से तोशाम आ रहा था। रास्ते में मीरान चौक की तरफ से एक बुलेरो गाड़ी में 3 नौजवान लड़कों ने अपनी गाड़ी शिकायतकर्ता की गाड़ी के आगे लगाकर उससे पिस्टल पॉइंट पर 5000 रुपए छीन लिए। वहीं आरोपियों ने अन्य गाड़ी चालक से भी पैसे छीने। इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना तोशाम में पंजीबद्ध किया था। भिवानी के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ पिस्टल पॉइंट पर 3 गाड़ी चालकों से रुपए छीनने के मामले में 2 आरोपियों को गारनपुरा खुर्द से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान पंकज और विकास गारनपुरा खुर्द वासी के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से एक अवैध पिस्तौल और एक डोगा बरामद किया गया। वहीं आरोपी विकास के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, हत्या का प्रयास और मारपीट की धाराओं के तहत अभियोग पंजीबद्ध है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। तोशाम में महेंद्र नेहरा राजस्थान ने एक कंप्लेन दी थी भी मैं शिवानी की तरफ से तोशाम अपनी गाड़ी लेके आ रहा था जो लकड़ी में बनी हुई थी। 3 लड़कों ने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा बोलेरो लगाकर पिस्टल पॉइंट पर एक से 15,000 रुपये, एक 5 से 5,000 रुपये छीने थे। उसमें मुकदमा दर्ज करके 2 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं, जिससे एक से देसी डोगा और एक से पिस्टल बरामद कर चुके हैं, जो एक की गिरफ्तारी बकाया है। 2 आरोपी दोनों गारनपुरा खुर्द से हैं, वहीं से गिरफ्तार किए। क्या नाम है उनके? एक तो विकास है और एक है पंकज। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और वंचित बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं देवसर गांव के रहने वाले कुलदीप फौजी। लोहारू रोड पर देवसर मोड़ के नजदीक बनी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा दिलवाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है और जल्द ही उनके लिए निःशुल्क कोचिंग और दाखिले की व्यवस्था भी वो करेंगे।
भिवानी के लोहारू रोड देवसर मोड़ के समीप बसी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अनेकों बच्चे 7-8 साल से शिक्षा से वंचित हैं, जिसको लेकर देवसर गांव के रहने वाले कुलदीप फौजी ने उन्हें दोबारा से शिक्षा दिलाने का बीड़ा उठाया। प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि ये बच्चे पहले राजस्थान में रहते थे, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन 7-8 साल से यहां आने के बाद इन्हें किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। इनके परिजन आसपास के गाँव में गाना बजाना कर गुजर बसर करते हैं। यहाँ के कागजात न होने की वजह से इन बच्चों को कहीं भी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, जिसका बीड़ा किसान एवं वेलफेयर सोसाइटी ने उठाया, जिसमें फौजी कुलदीप ने बताया कि इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए एक स्पोर्ट्स अकेडमी केंद्र में इन्हें कोचिंग दे रहा है। जल्द ही इन्हें स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा और लगातार अकेडमी द्वारा कोचिंग भी निःशुल्क इनकी जारी रहेगी। T4 U4 V4 W4 X4 Y4 पानी हलचल की टीम आज देवसर मोड़ स्थित एक ऐसी जगह पर पहुंची है जहां पर मुस्लिम बस्ती के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो पढ़ाई से बिल्कुल वंचित हो गए थे, सोसाइटी के माध्यम से सभी बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया गया है। अभी मिलाते हैं हम कुलदीप जी से। कुलदीप जी ने किस तरह से बीड़ा उठाया, उनसे जानेंगे। जी सर, क्या आपका बीड़ा है, क्या कहना है? सर, हमने एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया, किसान एंड जवान वेलफेयर सोसाइटी, तो इसी के अंडर हमने इन स्लम में जो रह रहे बच्चे उनके लिए क्लासेस स्टार्ट करवाई। तो हमारा ये मोटो है हमारे सोसाइटी का, बच्चों को भी हम बाकी आम बच्चों की तरह आगे बढ़ाने के काम करें। और जो भाई भी ऐसे लगा लो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने एरिया में भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो ये काम इन बच्चों के लिए करें। 18 बच्चे हैं अभी हमारे पास में, तो डेली कोई ना कोई बच्चा नए आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अलग अलग क्लासों के हैं, जैसे 8 के भी हैं, 5th के भी हैं, 3rd के भी हैं, कुछ बच्चे नए हैं जो नर्सरी में जाएंगे पहली बार। तो अभी हमने जैसे को लगा लो कि ट्यूशन क्लास की तरह स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी इनके स्कूल में एडमिशन कराएंगे हम। जी, सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं। सरकारी स्कूलों के माध्यम से मुस्लिम बस्ती के बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं। तो उन स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन वगैरह, या ये सरकारी स्कूल या और स्कूलों में पढ़ेगा? सर, इनका जैसे एडमिशन तो हमने स्कूल में इनका कराना ही पड़ेगा। फिर इसके साथ में जैसे शाम के टाइम पे जब ये बच्चे फ्री हो जाएंगे तो हम इनको ट्यूशन क्लास देंगे साथ में, कि बच्चा अच्छी तरह से तैयार हो सके। जी, ये तो इस संस्था का पूरा कार्यक्रम बच्चों को मुस्लिम बस्ती से निकालकर उनको शिक्षा से जोड़ना है, साथ ही उनको कोचिंग निःशुल्क मुफ्त मुहैया कराना है, साथ में उनके जो बच्चे स्कूल में जाना चाहते हैं उनके स्कूलों में भी एडमिशन करवाए जाएंगे। जी, आगे का क्या मोटिव रहेगा सर? सर, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि जैसे जो स्लम में बंदे रह रहे हैं, तो जो इनके माँ बाप हैं उनके लिए हम कुछ ऐसे रोज़गार के अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएँ। और इन बच्चों को परमानेंट जैसे कुछ दिन बाद ये जैसे अपने रास्ते से भटके ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आवासीय स्कूल यहीं पे इस्टेब्लिश करवा दें और जैसे इनकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। और इनके जो माँ बाप हैं, लगा लो कि वो झुग्गी झोपड़ी में इधर रह रहे हैं, तो किसी काम के लिए अगर बाहर हो जाते रहते हैं, तो इनको काम का भी हम जैसे इनके रोज़गार के लिए भी कुछ काम ऐसे कर रहे हैं, जैसे इनकी कुछ हाँ। तो सर, आप सरकार से, समाज से क्या अपील करना चाहेंगे इस संस्था को? सर, मैं यही चाहूँगा कि अगर कुछ भी समाज की तरफ से इनकी बच्चों की स्टेशनरी, या फिर जैसे हाल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी फ़िलहाल, तो फ़ैन फोन और स्कूल बैग हो गए, नोटबुक होगी, तो अगर ये चीज़ें वो दे पाएँ तो हमने अपने लेवल पे कर दिया है। वैसे फिर भी अगर समाज इसमें हेल्प करता है तो इन बच्चों के लिए अच्छा होगा। थे क्या पहले स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? हम अलवर रहते थे, हम पहले स्कूल जाते थे और हम अभी यहाँ पर आ गए। यहाँ 7-8 साल से हम कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे, और जैसे कुलदीप सर यहाँ आए तो हम यहाँ पढ़ते और हमें बहुत अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया है जी। पहले तो हम अलवर राजस्थान में रहते थे, सिली सेठ के पास पीपलगढ़ गांव में, वहाँ पढ़े थे। बच्चे मेरे पोते पोती हैं, इनको 8वीं, कोई 5वीं, कोई 2री 3री ऐसे पढ़ते थे। अभी इनको 8-9 साल हो गए थे, वैसे ही वीरान ही बैठे रहते झुग्गी में अपने। फिर ये आए, ये पढ़ाने लग गए, बच्चे राजी हो गए। अब देखो आ गए, हमारे यहाँ प्लाट नहीं है, यहाँ कोई भी उठा देता है हमें, और यहाँ ही हमारा गुजारा चलता है। क्या काम करते हैं सर आप लोग? हम जी ढोल की लेके गांव बस्ती में मांगते खाते हैं और अपनी फेरी लगा के अपनी झुग्गियों में आ जाते हैं।
बस ऐसे ही हमारे जाने के पीढ़ी गुजर गई बस। सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी सर? सरकार से क्या मांग है जी, हमारे बच्चे पढ़ा देवें, हमें कोई छोटा मोटा प्लाट दिला देवें तो हम उसमें झुग्गी डाल के भी रह सकते हैं। स्थानीय लोहारू रोड देवसर मोड़ से आगे स्थित सोमनाथ मंदिर में बाबा सोमनाथ जी की याद में हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से प्रतिवर्ष बाबा की याद में यहां भंडारा किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि बाबा सोमनाथ गंगानगर जिले से संबंध रखते थे और लगातार तपस्या में लीन रहते थे। भिवानी के लोहारू रोड पर बने प्राचीन बाबा सोमनाथ मंदिर में आज बाबा सोमनाथ जी की याद में वार्षिक हवन और भंडारे का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। लगातार 20 वर्षों से बाबा सोमनाथ जी की याद में यहाँ हवन भंडारे का आयोजन होता है। सोमनाथ मंदिर के महंत ने बताया कि बाबा सोमनाथ जी यमुनानगर जिले से संबंध रखते थे। वो लगातार तपस्या में लीन रहते थे। वे नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं और योगा और सत्संग में भी निपुण थे। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं। जो भी भक्त यहाँ पूजा करता है और मन्नत मांगता है उसकी सभी मन्नतें भी पूरी होती है। वहीं एक भक्त श्रवण कुमार ने बताया कि आज यहाँ वार्षिक रूप से होने वाले हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से लोगों ने आकर पूजा अर्चना की और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आज बाबा सोमनाथ जी का ये स्थान है, तपस्थली है और इनका जन्म गांव चूर्णावड़ से है, मुख्य गांव है। वहाँ से इन्होंने तपस्या की। पहले श्री गंगानगर जिले में नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली, फिर वहाँ गोगामेड़ी में, उसके बाद में ये यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ खूब तपस्या की। और जो भी अध्यात्म की विधि है, तंत्र मंत्र की विधि है, इसके ये पूरे मास्टर थे, जानकार थे पूरे। इनका योग के भी विद्या भी थी और भजन सत्संग भी खूब करते थे। और आज भी उनके ये यहाँ भी पढ़ते हैं। और मैं गांव सारणी से वहाँ का महंत, जिनका इनका मुख्य समाधि है। मेरा नाम अमरनाथ है। इनकी तपस्थली में वहाँ निवास करता हूँ। वहाँ भी वहाँ के लोगों को खूब पढ़ते दिए उन्होंने। आज के हवन और भंडारे के बारे में और आज का हवन और ये भंडारा उनकी याद में किया जाता है। और जिस इलाके में सुख समृद्धि हो और किसी भी प्रकार की मतलब कोई आदि व्याधि है, महामारी है, वो हवन करने से दूर होती है। कई साल हो गए, 15-20 साल से चल रहे हैं। और यज्ञ का ये महत्व होता है कि किसी भी कोई भी प्राणी है उसको ये आहुति के रूप में पहुंचती है, चाहे वो भूमि के अंदर भी है और हवा के अंदर। ये इन पंच तत्वों पंचमेवों का और सब तरफ फैला होता है। ये पुरातन विधि है वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए। जब हम स्वस्थ रखते थे, हवन करते थे, तो कोई भी महामारी नहीं होती थी। वायुमंडल इतना मजबूत होता था, उसमें कोई भी विजातीय तत्व नहीं रहते थे और ना कोई ऐसे परमाणु फैलते थे जो बीमारी का कारण बने। वायुमंडल मजबूत रहता था, हवा शुद्ध रहती थी। इसके कारण बाबा सोमनाथ जी का जो तपस्थली है, यहाँ पिछले 20 सालों से यहाँ भंडारा और हवन का शांति के लिए हवन किया जाता है और विश्व शांति और जनता की कल्याण के लिए यहाँ भंडारा लगा। दूर दूर से यहाँ कुसुम्भी, मलवास, देवसर, भिवानी, गोविंदपुरा सब अलवास से यहाँ भगत जन आते हैं और यहाँ सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्संग होता है, जागरण होता है और यहाँ बाबा सोमनाथ जी के स्थान पे जो भी पहुंचता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। बाबा सोमनाथ जी की यहाँ बहुत महिमा है। भगत जो भी श्रद्धा से यहाँ पूजते हैं उनको बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और ये सभी साधु संत बाबा सोमनाथ जी की यादगार में हर साल यहाँ पधारते हैं।
भिवानी में स्पीति मॉल में चल रही कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य पहुंचे। यहां पहुंचने पर इन दर्शकों का कहना था कि टैक्स फ्री करना सरकार का एक अच्छा फैसला है। फिल्म के माध्यम से कश्मीरी पंडितों पर किए गए अत्याचार को पूर्ण रूप से दिखाकर सच्चाई बताने की कोशिश की गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने लोगों से अपील की कि कश्मीर फाइल्स देखकर वो अपने परिवार को भी सच्चाई से अवगत करवाएं। भिवानी के सिनेमा घर में आज बड़ी संख्या में लोग कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म देखने के लिए जुटे। लोगों का कहना था कि ऐसी फिल्म को कर रहित करके सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। फिल्म में काफी रोमांच है और यहाँ तक कि आंखें भी भर आती हैं। ऐसी फिल्में सभी को देखनी चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने परिवार सहित इस फिल्म का लुत्फ उठाया। संघ के प्रांत प्रमुख मुख्य मार्ग अधिकारी प्रदीप शास्त्री ने कहा कि इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है और दिखाया गया है कि किस प्रकार कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया गया था। इस अत्याचार के बारे में इस फिल्म में पूर्ण रूप से दिखाया गया है। तो समाज के लोगों को सीखने को मिलेगा। यह वास्तविक फिल्म है, मतलब ये कल्पना कथा कहानी के हिसाब से नहीं है। जो वास्तव में वहाँ हुआ है उसको फिल्मकार ने बड़े बखूबी ढंग से उसको चित्रित किया है और उसमें उस समय की तात्कालिक घटनाओं का वर्णन है और वो ऐसे लोगों का वर्णन जो आज भी लोग जिंदा हैं, उनमें से बहुत सारे लोग। तो एक सजीव चित्रण, एक सजीव घटना जो इस देश में हुई थी, जो अब तक छुपी रही थी लोगों के सामने से, वो उजागर हुई है। इसीलिए लोगों में एक उत्सुकता है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कथानक इतना गुथा हुआ है कि लगातार देखने का मन करता है। बाकी फिल्मों की जगह तरह मनोरंजन, कथा, कहानी वाणी का, इसमें गाने वाने का कोई से नहीं है, लेकिन कथा है, कथा लगातार चल रही है और वो इस तरह से चली जैसे अपने सामने सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। पृष्ठभूमि में बहुत पुराने पीछे पड़े को जाना पड़ेगा। जब मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए तो उन्होंने हिंदू समाज का बड़ा उत्पीड़न किया। स्थान स्थान पर बलात्कार, मंदिर को तोड़ना, ज़बरदस्ती धर्मांतरण करना। लेकिन हिंदू समाज का एक स्वभाव है, वह धीरे धीरे करके अपने में आत्मसात कर लेता है और ऐसे ही आत्मसात करते करते 1857 आते आते हिंदू और मुसलमान समाज ने इकट्ठे होकर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। लेकिन उसके बाद से 1947 तक फिर देश में ऐसी स्थितियां निर्माण हो गई, मुस्लिम समाज के द्वारा स्थान स्थान पर हिंदुओं के ऊपर बलात्, धर्म परिवर्तन, स्त्रियों के साथ मारना काटना, चाहे वह केरल की घटना है मोपला विद्रोह के नाम से, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन 1946 में है। हिंदू समाज हर बार चोट खाकर बोलने का स्वभाव उसका रहा है। उसके बाद भारत आज़ाद होने के बाद भी इस देश में फर्जी पंथ निरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज का उत्पीड़न होता रहा और उसकी प्रकाष्ठा 1990 में जम्मू कश्मीर में हुई। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भिवानी इकाई ने भी आज द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रचार किया और इस फिल्म को किसी लिंक के माध्यम से नहीं बल्कि सिनेमा घर में जाकर देखने के लिए लोगों को कहा ताकि ऐसी फिल्म बनाने का हौसला बढ़ सके। वरुण बजरंगी, आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भिवानी शहर के अंदर जगह जगह सभी चौकों पे, गली मोहल्लों में द कश्मीर फाइल का प्रचार किया, लोगों को मोटिवेट किया कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तभी एक भारत का जो अनछुपा सच था वो सबके सामने आए। इसी आज सुबह से यही हमारा कार्यक्रम रहा है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी का खेल कोटा खत्म करना खिलाड़ियों के हितों पर कुठाराघात है, यह कहना था युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान का। उन्होंने बताया कि भिवानी के खिलाड़ियों ने अनेक खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाकर भिवानी का नाम रोशन किया है, इसलिए इन खिलाड़ियों के लिए कोटा वापस किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश भर के सभी खिलाड़ियों को फायदा होता रहे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी खेल प्रतियोगिताओं में पदक आते हैं उनमें से 70% पदक हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लाते हैं। अब हरियाणा सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के खेल कोटा को खत्म करके खिलाड़ियों के हितों के साथ कुठाराघात किया। ये बात युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कही। उन्होंने कहा कि देश भर में हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य कोच है।
कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग आदि अनेक खेल ऐसे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और पदक देश के नाम किए हैं। हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले को बॉक्सिंग की उपलब्धि पर मिनी क्यूबा का नामकरण भी किया हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने भी भिवानी बॉक्सिंग अकेडमी में भी नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने नौकरियों में खेल का कोटा खत्म किया, उनको तुरंत प्रभाव से वापस ले, नहीं तो हरियाणा प्रदेश के तमाम खिलाड़ी और युवा इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और बड़े से बड़ा संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसको समाप्त कर दिया है। ये इसकी अभी विधिवत घोषणा हुई है। वैसे तो इस सरकार ने पिछले 7 साल से खिलाड़ियों को कोई तहरीज नहीं दी है, खाली स्टंटबाजी और पेपरबाजी की है, क्योंकि इसने जो नौकरी देने का वादा किया था सरकार ने, खाली खेल विभाग में किसी को प्रशिक्षक लगाया है। एक हमारी जूनियर की ये जो हमारी जो सोनिया है, सीनियर की विश्व की रजत पदक विजेता है, इसको जूनियर कोच की नौकरी दी गई है। किसी को डिप्टी डायरेक्टर लगाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर कितने हो सकते हैं खेल विभाग में? दूसरे विभागों में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली, 7000, एक भी खिलाड़ी को भर्ती नहीं किया गया। सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, कहीं खिलाड़ी का कोई कोटा नहीं। किसी भी विभाग में नौकरी इस वर्तमान सरकार ने नहीं दी है। और आज हमें बड़े दुख के साथ आपके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है कि जो अब हम कहते हैं कि खिलाड़ियों को आगे लाया जाए, राजनीति में लाया जाए। आज सबसे बड़ी दुखदायी बात है कि हमारा एक होनहार खिलाड़ी हरियाणा का खेल मंत्री है। अगर उसमें ज़रा भी स्वाभिमान है, अगर ज़रा भी वो खिलाड़ियों की चिंता करता है, तो मैं मांग करता हूं कि संदीप सिंह को तुरंत ये जो हमारी बाइट जाती उससे पहले अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और अपने खिलाड़ियों के बीच आके खिलाड़ियों की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए। हम चाहते हैं हमारे खिलाड़ियों को सरकार जो 3% का कोटा था उसको बढ़ा के 6% करे, क्योंकि एक जो खिलाड़ी है वो किसी भी पद पे जाएगा, वो दूसरे जो आम नागरिक हैं उनसे ज़्यादा उसकी काम करने की क्षमता होगी। मैं मोदी जी का परसों भाषण सुन रहा था, उन्होंने गुजरात में खेल महाकुंभ का प्रारंभ किया। वो खिलाड़ियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं गलत बोल गया था। और इसने जो ही खट्टर साहब ने पदभार संभाला है, खिलाड़ियों की भर्ती जितने भी प्रशासनिक पद थे उन पर रोक दी है। पिछली जो सरकार थी हमारी, उस सरकार ने खिलाड़ियों को सरेआम स्टेज के ऊपर ओडी गाड़ी की चाबियां पकड़ाई, करोड़ों रुपए उनको नकद दिए और डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तथा जो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के तथा राज्य स्तर के खिलाड़ी थे उनको उन्होंने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पे नियुक्त किया। आज आप देखेंगे स्टेडियम में जाके, भिवानी में कम से कम 1000 तो मुक्केबाजी के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। अब वो फिजिकली फिट हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं, लेकिन वो बेरोज़गार हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि जितने खिलाड़ी हमने खेलों को बढ़ावा दिया है, पिछली सरकार ने अच्छे कदम उठाए थे और उससे खेल लोकप्रिय हुए थे। आप गाँव में जाएंगे तो खिलाड़ी दौड़ते हुए मिलेंगे, फिजिकल फिटनेस के लिए मिलेंगे, ताकि किसी भी तरह की उनकी ट्रायल होती है तो उसमें वो जीत सकें। लेकिन वर्तमान खिलाड़ी ने खिलाड़ियों को निराश किया है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रांत हैं सबसे ज़्यादा रुवाड़ी यहाँ है। ओलंपिक का अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से जाते हैं, चाहे किसी खेल के भी हो। और आप जितने भी खिलाड़ी जिनके मेडल आए हुए हैं उनकी तुलना कर लो तो भी हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए था लेटर जारी करने से पहले कि हम इनका खेल में जो कोटा नौकरी वो हटा रहे हैं। तो मानता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सब मिलकर, जो विपक्ष है या जो पक्ष के आदमी हैं, जो एमएलए हैं, उनका ही फर्ज बनता है, क्योंकि नशा को सिर्फ खेल ही रोक सकता है। सरकार इतने पैसे खर्च करने की बात करती है, मैं तो एक ही बात करता हूँ, खेलों पे खर्चे करो और उनको नौकरी दो खिलाड़ियों को, अपना आप देश सुधरेगा, अपने आप देश विकास करेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। प्रदेश में इतने खिलाड़ी हैं, उनको पहले ही इतनी नौकरी नहीं मिल रही थी कि सबको नौकरी मिल सके, लेकिन अभी सरकार ने जो 3% कोटा था वो भी ख़त्म कर दिया है। तो हम इस बात से बहुत निराश हैं। तो क्या मांग करते हैं सरकार से, खेल मंत्री से? हम ये मांग करते हैं कि वो कोटा और बढ़ाया जाए, ना कि ख़त्म किया जाए। हाँ, बोलो। खिलाड़ी माँ बाप से पैसे लेता है अपने खर्च के लिए और बहुत ही कम खर्च से वो अपने आप को देश के लिए एक होनहार खिलाड़ी बनाने की कोशिश करता है और सरकार से उम्मीद करता है कि जल्द ही से जल्द मतलब उसको नौकरी मिले और वो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन इस सरकार ने अब जो खिलाड़ियों को जो नौकरियों से जो उम्मीद थी उसको बिल्कुल तोड़ दिया है। 3% जो कोटा खिलाड़ियों को मिलता था वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो अब इस सरकार से बस यही उम्मीद है कि
वो फिर से इस कोटे को बढ़ाएं, ना कि घटाएं। स्थानीय चिरंजीवी कॉलोनी स्थित एटक कार्यालय में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, गुरुग्राम और फतेहाबाद इत्यादि से प्रतिनिधि पहुंचे और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस संदर्भ में 28 और 29 मार्च को की जाने वाली राष्ट्रीय हड़ताल को लेकर रणनीति भी बनाई गई। मैं एटक का राज्य का महासचिव हूँ। मेरे बगल में कामेड़ बलदेव सिंह धनगस जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं राज्य के। उनके आगे उधर कामेड़ अनिल पवार जी हैं जो सीनियर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। इधर कामेड़ दरियाव सिंह जी हैं। तो ये हमारी स्टेट की जो वर्किंग कमेटी है, जो निकाय है जो नीति बनाती है, उसकी ये मीटिंग है। और इस मीटिंग में आज का मेन एजेंडा है सरकार जिस हिसाब से हमले कर रही है उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, लोगों में उसको ले जाने के लिए, लोगों के समझ का हिस्सा बनाने के लिए हम कौन सी रणनीति बनाएं, ये आज हम तय करेंगे इस मीटिंग में हमारे विभिन्न सेंटर से, भिवानी से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, हिसार से, फतेहाबाद से आदि जगहों से साथी इस मीटिंग में। मतलब जैसे अब आप ये देखिए कि सरकार ने प्रोविडेंट फंड में ब्याज एक झटके से 0.4% कम कर दिया। कोई औचित्य नहीं है इसका, आपने कम कर दिया। सरकार 44 कानून थे, मजदूरों के कानून कहलाते थे। अब मजदूरों के कानून है तो मजदूरों के हक में उसको बनाना चाहिए। सरकार ने उन 44 कानूनों को तोड़ करके 4 कोड्स बना दिए और वो मालिकों के हक में बना दिए, जिसके लिए हम 28-29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल पे जा रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर, और हरियाणा में भी हम लोग हड़ताल करेंगे। इसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। आकाश बेच दिया, एयर इंडिया और बाकी चीज़ों को। धरती के ऊपर जितनी चीज़ें थी, बैंक है, LIC है, रेलवे है, मतलब कोई चीज़ ये कहना बड़ा मुश्किल है। स्टील बेच दिया। अति आवश्यक क्यों है? हिंदुस्तान स्तर पर आज जितनी सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हैं, स्टेट में हैं, वो तमाम 28-29 तारीख को हड़ताल करने जा रही है। हड़ताल करने का एक मजबूरी है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर किसान, कर्मचारी, मजदूर और व्यापारी, दुकानदार सभी परेशान हैं। आर्थिक हालात आज इस मौजूदा सरकार ने ऐसे पैदा कर दिए जिससे हर आदमी भूखा मरने के कगार पर है। इतने गंदे निर्णय ले रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कर्मचारी 40 साल नौकरी करके आज घर बैठ गया, उसको सरकार कहती है अब ये बसों में 40 साल नौकरी करी, अब टिकट लेनी पड़ेगी, फ्री ट्रेवलिंग नॉट अलाउड, यानी GPF का कटौती कर दी। यानी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मौजूदा जो सरकार है, उसने रिटायर्ड कर्मचारियों का, मौजूदा कर्मचारियों का आज DA 1 साल का कोरोना के कारण, कोरोना का बहाना बनाकर 1 साल का DA का एरियर था वो खा ली। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हरियाणा प्रदेश का रोडवेज का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, चाहे सर्व कर्मचारी संघ है, तमाम सड़कों पर है। आप गए होंगे, आज रोडवेज के अंदर वर्कशॉप में मीटिंग थी। हड़ताल की तैयारी के लिए एक साझा मंच बनाया हुआ है। वो मंच के आह्वान पर आने वाली 28-29 तारीख को हड़ताल करेंगे। रोडवेज का कर्मचारी हो, चाहे बिजली का कर्मचारी हो, पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी हो, शिक्षा का विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड का कर्मचारी हो। गांव देवराला में टाटा 407 और ट्रैक्टर की भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक किसान की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। पिताजी डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जा रहे थे। जो पेट्रोल पंप की तरफ ट्रैक्टर को मोड़ा तो तेज़ गति से, बैल की तरफ तेज़ गति से आ रही टाटा ने टक्कर मार दी। मेरे पिताजी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई।
गाड़ी टाटा चालक था वो मौके से फरार हो गया। मेरी यही अपील है कि टाटा चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए। टाटा और एक ट्रैक्टर का सूचना पर अगर मौके पर पहुंचे थे, मौके पर जाकर जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भिजवाया था और गाड़ी जो टाटा थी और ट्रैक्टर को वहां से मौके से साइड में करवाया, ठीक है। और आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।